नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैची क्लासेस में। आज मैं आपके लिए ले आया हूँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। चलिए देखते हैं हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो ये भाग 4 में है और आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच में टोटल कितने आर्टिकल हैं? 16। टोटल 16 आर्टिकलों को मिलाकर राज्य के नीति निर्देशक तत्व को बनाया गया है। मतलब ये इसमें ये कहा गया है, इसमें राज्य का दायित्व है कि अपने जो राज्य के निवासियों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराए। मतलब कोई भी व्यवस्था, मतलब कोई भी अगर राज्य पॉलिसी लाता है तो उसको राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर उस पॉलिसी को लाना पड़ेगा, ये इसमें कहा गया है। तो इसकी बात की जाए तो आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व को। और नीति निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या है? किसी भी न्यायालय परिवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब कि इसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। मान लीजिए कोई पॉलिसी चल रही है आपके लिए, मतलब कोई जैसे राशन मिलता है तो उसमें अगर आपको राज्य सरकार राशन ना दे तो आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। मतलब कोई भी राज्य की पॉलिसी है तो अगर राज्य आप, मतलब वैसे तो सबके लिए इसमें कहा गया है कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय की बात कही गई इसमें, लेकिन अगर राज्य आपके आर्थिक, सामाजिक न्याय नहीं करता है तो आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। इसमें यह कहा गया है राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। अगर मान लीजिए आपके वहीं मौलिक अधिकार की बात करें, भाग 3 में जो था उसमें अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं भी जा सकते थे। लेकिन इस चीज़ में आप राज्य की नीति निर्देशक तत्व में आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ये कहा गया। तो आइए देखते हैं आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 36। इसमें इसकी परिभाषा दी गई है। इसकी परिभाषा दी गई राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कैसे लागू किया जाए, कैसे राज्य इसको लागू कर सकता है, ये इसमें दिया गया है। आर्टिकल नंबर 36 में परिभाषा। 37 में क्या है? अंतर्निहित तत्वों का लागू होना। अनुच्छेद 38 में क्या है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। मतलब लोक कल्याण की अभिवृद्धि की मतलब सबको रोजगार उपलब्ध कराना, सबको स्वच्छ जल उपलब्ध कराना। राज्य का ये कर्तव्य है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए कोई पॉलिसी या कोई नियम बनाए। ये आर्टिकल नंबर 38 में है। आगे है अनुच्छेद 39। इसमें क्या कहा गया? राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व। इसमें ये कहा गया है कि स्त्री और पुरुषों के बीच, मतलब उनको रोजगार के साधन उपलब्ध कराना और उनको समान कार्य के लिए समान वेतन देना और आर्थिक व्यवस्था ऐसी हो जिसको समान, मतलब सभी को बराबर सब कुछ चीज़ मिले। मतलब चाहे स्त्री हो या पुरुष, सबके मतलब किसी के साथ भेदभाव न करना। और बालकों को, मतलब जो 14 वर्ष से छोटे बालक हैं उनको मतलब ऐसा ना करना पड़े कि उनको रोजगार के लिए जाना पड़े, मतलब काम करना पड़े, ऐसी अवस्था ना उत्पन्न हो। उनके स्वास्थ्य देखभाल के बारे में, उनके स्वास्थ्य देखभाल की जांच करना, मतलब उनके स्वास्थ्य और देखभाल की जांच करना। और जो संसाधन है उसको सबको बराबर मात्रा में उपलब्ध कराना, जिससे कि किसी के पास कम संसाधनों की कमी ना हो किसी के पास। इसमें कहा गया राज्य द्वारा कुछ अनुसरणीय नीति निर्देशक तत्व। ये अनुच्छेद नंबर 39। अनुच्छेद 39 कहाँ में क्या गया? इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। 39 का को कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। इसमें क्या कहा गया? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। मतलब समान न्याय का मतलब है कि कोई, मान लीजिए एक अमीर बंदा है और एक गरीब बंदा है। मतलब अमीर जाता है तो इसको, ये तो अपने पास अच्छा वकील कर लेगा तो इसको सही से न्याय मिल जाएगा। और गरीब की बात करें तो वो उसको वकील नहीं कर सकता महंगे, या फिर कोई वकील नहीं कर सकता, तो उसको न्याय मिलना मुश्किल हो जाता है। तो वही कहा गया, मतलब चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, छोटा हो या बड़ा हो, सबके लिए समान न्याय। और जो गरीब व्यक्ति हो उसको निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। विधिक सहायता मतलब कानूनी सहायता, निःशुल्क कानूनी सहायता मुहैया कराई जाए। ये किसका कर्तव्य है? ये राज्य का दायित्व है। मतलब राज्य के बारे में ऐसे कहा गया। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों के गठन की बात करें तो इसको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा
और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत को और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका नगर निगम को स्थापना की गई। और कौन से भाग 9 में ग्राम पंचायत को और 9 के काम में नगर पालिका या नगर निगम की स्थापना की गई। अगला है तो 40 क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि अनुच्छेद 40 क्या है, तो ग्राम पंचायत को गठन ऑप्शन में रहेगा, आप नोट ठीक करेंगे। और 39 का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछता है 39 का ये नया जोड़ा गया है, तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता ये कहा गया। अनुच्छेद 41 की बात करें तो इसमें कहा गया है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। मतलब कुछ दशाओं का मतलब है जैसे बेरोजगारी की दशा में और बुढ़ापे की दशा में और दिव्यांगता या विकलांगता की श्रेणी में आने पर व्यक्ति को काम और शिक्षा और लोक सहायता, मतलब जो सहायता मिलती है जैसे राशन हो गया, हाउस हो गया, ये सब मतलब लोक सहायता पाने का अधिकार है कुछ दशाओं में। यह आर्टिकल नंबर 41 में कहा गया। अगला क्या है, अनुच्छेद नंबर 42। ये क्या कहता है, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का अधिकार। मतलब काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का बंद ये राज्य सरकार का दायित्व है। अगला है अनुच्छेद 43। ये क्या कहता है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। मतलब राज्य का ये दायित्व वो कि अपने राज्य के कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था करें। अगला अनुच्छेद 43 का कहा, इसमें क्या कहा गया, उद्योगों के प्रबंध में कामगारों का भाग लेना। मतलब राज्य सरकार का ये दायित्व है कि वो राज्य में उद्योगों का प्रबंध करे और उसमें काम मतलब कर्मचारियों की भागीदारिता सुनिश्चित करे, ये राज्य का दायित्व है। इसमें कुटीर उद्योग होगा या फिर मनरेगा के तहत जो उद्योग आता है, मतलब जो काम किया जाता है, वो भी इसी में शामिल है। अगला है अनुच्छेद 43 का क्या, इसकी बात है 43 की क्या की, तो इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला है 43 के खा की बात करें, इसको 97वें संविधान संशोधन के द्वारा 2011 में इसको ऐड किया गया था। इसमें क्या कहा गया था, सहकारी समितियों के गठन, प्रबंधन और संचालन से रिलेटेड है। मतलब राज्य सरकार का ये दायित्व कि सहकारी समिति का गठन करेगा, प्रबंध करेगा और उसका संचालन करेगा। अगला है हमारा अनुच्छेद 44। इसमें क्या कहा गया, समान नागरिक संहिता। मतलब एक ही नागरिक, मतलब एक ही कानून सभी जगह लागू है। ये हमारा एकमात्र राज्य गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। समान नागरिक संहिता मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 44 में। अगला अनुच्छेद 45। इसमें क्या कहा गया है, राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा आदि का प्रबंध करेगा। शिक्षा और उनके पूर्व मतलब बालकाल से पहले के स्वास्थ्य आदि शिक्षा का प्रबंध करेगा, ये राज्य का दायित्व। इसको 86वें संविधान संशोधन 2003 में ऐड किया गया। अगला अनुच्छेद 46। इसमें क्या कहा गया है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिव्यक्ति। मतलब राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि उनके राज्य में जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति और अन्य दुर्बल वर्गों के जो व्यक्ति हैं उनका आर्थिक मतलब शोषण तो नहीं किया जा रहा है और वो उनके हितों की रक्षा करेगा, ये राज्य का दायित्व है, शोषण से उनको बचाएगा। अगला अनुच्छेद 47 में क्या कहा गया, पोषाहार स्तर तथा जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य का सुधार। इसमें ये भी कहा गया है, लोक स्वास्थ्य से रिलेटेड है, इसमें ये भी कहा गया है जो मादक पदार्थ हैं, मादक पदार्थ और अन्य ऐसे दवाइयाँ जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उनको प्रतिषेध के बारे में कहा गया का प्रतिषेध के बारे में भी ये अनुच्छेद 47 में कहा गया है। मतलब मादक पदार्थों का प्रतिषेध और अन्य ऐसी दवाएं हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, उसका प्रतिषेध के लिए कहा गया है। अनुच्छेद 47 में है पोषाहार स्तर तथा जीवन स्तर की को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने से रिलेटेड। हमारा अनुच्छेद 48।
इसमें क्या कहा गया, कृषि और पशुपालन का संगठन। इसमें कृषि से रिलेटेड जो संगठन है उनके बारे में बताया गया, और जो पशुपालन से रिलेटेड मतलब इसमें ये कहा गया है कि जो अच्छी नस्ल की गाय हैं, दुधारू गाय हैं, और उनके बच्चों की मतलब उनका संरक्षण करना और उनको बचाना, मतलब उनके संरक्षण से रिलेटेड है ये कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48, अगला अनुच्छेद 48 का, इसमें क्या कहा गया है, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में ऐड किया गया था। इसमें पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीव की रक्षा, वन और वन्य जीवों की रक्षा इसमें कहा गया है। अगला अनुच्छेद 49, इसमें कहा गया है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण, मतलब राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। जैसे रेलवे में लिखा रहता है कि रेलवे आपकी संपत्ति है, इसको मतलब इसको अच्छा करने में, मतलब इसको अगला अनुच्छेद 50, इसमें कहा गया कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कहता है कि पूछता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद नंबर किस में है, तो 50 में, अनुच्छेद 50 में। अगला अनुच्छेद 51, इसमें कहा गया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ये राज्य का दायित्व है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि करेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।